नमस्कार। वेलकम टू एक्यूरेट योगा। स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों हम जो है 22 नवंबर 2021 को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था नेट जेआरएफ के अंतर्गत उसको सोल्व कर रहे हैं। उसमें हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम पार्ट 2 में 11 से 20 तक क्वेश्चन करेंगे। तो इनकी आईडी मैंने साथ में अटैच कर दी है क्वेश्चंस की। अगर आपकी पीडीएफ में क्वेश्चन आईडी आगे पीछे हो तो उसे सर्च करके मिलान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि योग में यदि आप नेट या जेआरएफ करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ करके कर सकते हैं। हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जिसकी फीस 12,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर है। इसमें आपको सारा का सारा जो 10 के 10 यूनिट है उनकी स्पेशल रिकॉर्डिंग्स मिल जाती है एक ही बार में। डेली लाइव क्लास मिलती है, में मिल जाती है आपको। और अभी जो है क्विजेस जो है लगभग 3,000 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं जिनको आप कभी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ में आपको सारे के सारे 2017 जनवरी से लेकर के अब तक के सारे पीवाईक्यूज डेप्थ एनालिसिस के साथ में आपको मिल जाती है सारी की सारी वीडियो। ये सब आपको 12,000 रुपीज़ में 1 साल के लिए मिल जाती है। कोर्स परचेज करने के लिए आप एक्यूरेट योगा की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप दिए गए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न 5579 क्वेश्चन आईडी है। यह हमारा 11वां प्रश्न है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार निम्न में से क्या सत्य है। यह प्रश्न आया था कि एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछता है, उसके द्वारा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो थोड़े हायर लेवल के हैं। चीज एक ही प्रश्न के साथ में वो 2 से 3 चीजें आपसे पूछने की कोशिश करता है। तो आप लोगों की अप्रोच अगर सही होगी तैयारी करते टाइम तो ही आप उन प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। अदरवाइज आपको प्रश्न का लेवल जो है हार्ड लगता है। क्योंकि इस बार जो बच्चे पेपर देकर के आए थे तो जो बच्चों ने अच्छे से तैयारी की थी, जिन बच्चों ने, तो लगभग मुझे सभी बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया कि सर बहुत अच्छा पेपर हुआ सर, वही आया जो आपने करवाया था। और जिन बच्चों ने तैयारी बिल्कुल नहीं की थी, कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो बाद में कॉल कर लेते हैं, यूट्यूब पर नंबर देख करके नॉर्मली कॉल कर लेते हैं, तो उनका जो रिस्पॉन्स था, जिन्होंने तैयारी नहीं की, उन्होंने कहा कि सर प्रश्न पत्र बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो वो डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि विद्यार्थी नेट जेआरएफ के अकॉर्डिंग तैयारी नहीं करता है, जो एग्जामिनर चाहता है उस अप्रोच से तैयारी नहीं करता है। वो अपनी अप्रोच चलाते हैं कि हम जो है केवल रट करके चले जाएं। भगवत गीता है तो भगवत गीता 700 श्लोक रट लिए, योग सूत्र है तो योग सूत्र कंठस्थ कर लिया, ऐसे ऐसे करके सभी ग्रंथों को कंठस्थ कर लेते हैं। मात्र कंठस्थ करना उनको रट्टू तोता नहीं चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर ए ग्रेड का ऑफिसर होता है, वो चाहिए उन्हें। तो उसके लिए आपकी अप्रोच जो होती है उसी लेवल की होनी चाहिए। तो अप्रोच सेट करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप क्वेश्चन पेपर को हल कर पाओगे। तो उसी चीज की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। तो जैसे ये प्रश्न पूछा गया नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार, अब जिस विद्यार्थी को केवल इतना पता है कि सर नाद बिंदु उपनिषद में 12 मात्राएं होती है और ये मात्रा होती है, उतने से उत्तर नहीं होगा। तो इसमें अब देखो क्या कहा गया है कि नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार क्या सत्य है क्या असत्य है, ये बात आपने को जाननी है। और नीचे दिया गया सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अब हमें पता नहीं कि सत्य या असत्य क्या पूछ रखा है, अभी यही भी नहीं पता है हमें। तो इसी प्रश्न को देखते हुए, ऑप्शन को देखते हुए हमें सही उत्तर चयन करना है कि सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप लोगों को ओंकार की कितनी मात्राएं बताई गई नाद बिंदु उपनिषद में? 12 मात्राएं बताई गई है, जो मैं हमेशा बताता हूं इंपॉर्टेंट है सर। 12 मात्राएं बताई गई है। तो इस उपनिषद में पहली जो मात्रा बताई गई है वो कौन सी है? गोषिणी है। दूसरी मात्रा विद्युन्न मात्रा बताई गई है। इस प्रकार से वन बाय वन मैं सभी मात्राओं के नाम लिख देता हूं ताकि आपका टाइम सेफ हो। इस प्रकार आप देख रहे हैं आपके सामने 12 की 12 मात्राएं। नंबर 1 घोषिणी, दूसरी विद्युन्न मात्रा, तीसरी पतंगिनी, चौथी वायुवेगनी, पांचवी नामधेया, छठी ऐन्द्री, सातवीं वैष्णवी, आठवीं शांकरी, नौवीं महती, 10वीं धृति, 11वीं नारी और 12वीं जो है ब्राह्मी मात्रा। ये ओंकार की 12 मात्राएं बताई गई है। कितनी? 12 मात्राएं बताई गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है सर। इसमें में से प्रश्न आपसे 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो अब आपसे देखो, द्वितीय मात्रा का नाम विद्युन्न मात्रा है क्या सर? हाँ, द्वितीय मात्रा का नाम विद्युन्न मात्रा है। तो ये ए हमारा परफेक्ट हो गया सर, सही होगा ए। दूसरा पतंगिनी, द्वितीय मात्रा का नाम है क्या सर? नहीं, पतंगिनी तीसरी मात्रा का नाम है, बी का कोई लेना देना नहीं है। 10वीं मात्रा को धृति कहा गया है क्या सर? हाँ, 10वीं मात्रा को धृति कहा गया है। ए और सी सर राइट हो गया हमारा। और सर 10वीं को ऐन्द्री, तो ऐन्द्री तो हमारा गलत होगा सर, ऐन्द्री छठी मात्रा को नाम है। और 12वीं मात्रा को ब्राह्मी कहा गया है क्या सर? हाँ जी, 12वीं मात्रा को ब्राह्मी कहा गया है। 12वीं मात्रा को ब्राह्मी कहा गया है। इस प्रकार आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहा? ए, सी और ई, ये जो है आपका राइट आंसर बन जाएगा।
ACE कहाँ कहा गया है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो अब आप लोगों को उत्तर क्या हुआ सर? आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों को आपको करना होता है, इजी होते हैं बिल्कुल। तो ये प्रश्न का उत्तर होगा आपका ACE, आपका राइट आंसर। बिल्कुल इजी था, बस क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी तरीके से पूछा जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा, और एक ही प्रश्न में 3 से 4 चीजें पूछी जा रही है आपसे। वो एक चीज नहीं पूछता है कि 4 ऑप्शन दे दिए और आपसे एक चीज उत्तर दे दिया, कि वो आपसे अप्रोच पा रहा है कि आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है चीजों की। तो उस तरीके से ये आपको तैयारी रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है 5533, ये 12वां प्रश्न है। सांख्य दर्शन का सुप्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा है सर? सांख्य दर्शन का सिद्धांत, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि कपिल मुनि। महर्षि कपिल मुनि है। कपिल जी जो है सांख्य दर्शन के प्रणेता है, जिन्होंने प्रकृति और पुरुष दो मुख्य तत्वों को मान करके फिर आगे उनके 23 विकार माने। इस प्रकार से सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की कल्पना की गई है, 25 तत्व माने गए हैं। सांख्य दर्शन में एक सिद्धांत है सत्कार्यवाद। स से याद रखेंगे, स से सांख्य और सैत से ही सत्कार्यवाद। तो असत्कार्यवाद किसका है? असत्कारवाद न्याय दर्शन का है। न्याय दर्शन का असत्कार्यवाद है और सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद माना जाता है। विवर्तवाद किसका है? कल को प्रश्न आ सकता है। विवर्तवाद जो है ब्रह्म सूत्र में वेदांत दर्शन के अंतर्गत शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य, उनका मानना है कि ब्रह्म जो है विवर्त के रूप में है, कि उसका आभास ही सृष्टि है, ये जगत जो है मिथ्या है, वही जो है अलग अलग रूपों में प्रतीत हो रहा है। जैसे कि चंद्रमा अलग अलग घड़ों में पानी होने के कारण अलग अलग घड़ों में अलग अलग दिखता है, एक ही चंद्रमा होते हुए 50 प्रकार का चंद्रमा दिखता है आपको। तो वो विवर्तवाद हो गया, ब्रह्म विवर्तवाद, जिसको कौन मानते हैं? ब्रह्म सूत्र में वेदांत दर्शन के अंतर्गत शंकराचार्य जी मानते हैं। असत्कार्यवाद न्याय दर्शन में माना जाता है, और सत्कार्यवाद किसने माना? सांख्य दर्शन ने माना है। सर हमारा प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, जो मांडुक्य उपनिषद से लिया गया है। 5615 इसके आईडी है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार असर्शन एंड रीजनिंग के 2 प्रश्न दिए गए हैं। कथन 1 में कहा गया कि स्वप्न अवस्था या स्वप्न स्थान वाला तेजस ओंकार का तृतीय चरण है, और 2 में कहा गया सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञा ओंकार का द्वितीय चरण है। नीचे आपको दिया गया है कि कथन 1 और 2 दोनों सही है, दोनों गलत है, या एक गलत है या दूसरा सही है, ये चीज पूछी गई। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद। कितने मंत्र हैं सर इसमें? केवल 12 मंत्र हैं। 12 मंत्र हैं इसमें केवल। तो आपसे पूछा जा सकता है इन फ्यूचर की कितने मंत्र? मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, 12 मंत्र, जिसमें चतुष्पाद ब्रह्म, चतुष्पाद 4 पैर ब्रह्म के बताए गए हैं। चतुष्पाद ब्रह्म की चर्चा की गई है, और ओंकार की मात्राएं बताई गई हैं। चारों जो पैर हैं ब्रह्म के, वो 4 अवस्थाओं से संबंधित है, जिसमें पहली अवस्था की अगर हम बात करें तो जागृत अवस्था है, दूसरी अपनी स्वप्न अवस्था, और तीसरी जो है सुषुप्ति अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था, और चौथी जो है आत्म अथवा तुरीय अवस्था, आत्म अथवा तुरीय मतलब श्रेष्ठतम अवस्था। ठीक है जी। तो यहाँ पर 4 अवस्थाएं बताई गई। इन्हीं चारों को क्रमशः पैर बताए गए हैं ब्रह्म के। पहला पैर जो है जागृत, दूसरा स्वप्न, तीसरा सुषुप्ति, चौथा जो है आत्म। इन चारों को ओंकार की मात्राएं जो है अकार मात्रा से जो है जागृत अवस्था को जोड़ा गया है, स्वप्न को ऊकार मात्रा से जोड़ा गया है, सुषुप्ति जो है इसे ए उ में मकार मात्रा से जोड़ा गया है, ओम के बाद में कोई मात्रा शेष नहीं रह जाती है तो उसके बाद में ए मात्र मतलब मात्रा रहित जो है, यानी कि संपूर्ण मात्रा या मात्रा रहित बोलते हैं, ए मात्र जो है आत्म को जोड़ा गया है, जहां पर कुछ विशेष नहीं रह जाता है। उसके बाद में इनको जो है चारों अवस्थाओं को अन्य अवस्थाओं से भी जोड़ा गया है। जैसे जागृत को कहा गया वैश्वानर, वैश्वानर का प्रतीक मतलब भौतिक जगत का प्रतीक है। स्वप्न को कहा गया कि ये तेजस से संपूर्ण है, तेजस से युक्त है। तीसरा जो है प्राज्ञ बोला गया है सुषुप्ति को, और चौथा जो है इसे अद्वैत बोला गया कि जो न तो अंतः प्राज्ञ और न बाह्य प्राज्ञ, इस प्रकार से बोला गया है। तो यहां पर अब हमें मिलान करना है। जो कथन ए बोला गया है स्वप्न स्थान वाला तेजस ओंकार का तृतीय चरण है, तो स्वप्न स्थान जो है ओंकार का कौन सा चरण है? द्वितीय चरण है, और तेजस तो है परंतु तृतीय चरण बोला है, तो कथन एक हमारा रॉन्ग होगा सर। कथन एक 100% हमारा गलत है, तो कथन एक को हम गलत कर देंगे सर। ठीक है जी। दूसरी बात क्या कही गई है? सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ ओंकार का द्वितीय चरण है, तो सुषुप्ति क्या दूसरा चरण है क्या? नहीं सर, सुषुप्ति जो है हमारा तीसरा चरण है, तो ये दूसरी बात भी गलत है। तो कथन एक और दो दोनों ही गलत कहे गए हैं मांडुक्य उपनिषद के अनुसार। इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 5554 मींस हमारा इस पार्ट का 14वां क्वेश्चन है।
जिसमें पूछा गया है द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रेथ इन एंड आउट ऑफ लंग इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इज नोन एज। तो ऐसे जो प्रश्न होते हैं दोस्तों इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में देखने चाहिए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न केवल हिंदी में आप नहीं दे सकते। जैसे कुछ विद्यार्थियों को निश्चित का अर्थ नहीं पता होगा या जीवनी क्षमता अवशिष्ट क्षमता का अर्थ नहीं पता हो, तो कोशिश करें कि वो विद्यार्थी इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखे ताकि इजी हो जाए। दूसरा, ये प्रश्न आप अगर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो भी इसका उत्तर दिया जा सकता है। जैसे प्रश्न क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वॉल्यूम पूछा जा रहा है आपसे, तो नीचे कैपेसिटी वाले जो ऑप्शन है वो आपके ऑप्शन बाहर हो जाएंगे। मतलब एक तो ये 4 नहीं हो सकता और ना ही 3 हो सकता है सर आपका, तो आपके पास 50-50 दो ही आंसर बच गई। तो इसके आधार पर अब आपका उत्तर देना और सरल हो सकता है। अगर एग्जाम में बैठे तो आप इन ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं जब क्वेश्चन हार्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने पढ़े होते हैं या नहीं भी पढ़े होते, तो उन प्रश्नों का इस तरीके से इंक्लूड या एक्सक्लूड करके आप जो है उत्तर देख सकते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, तो वॉल्यूम जो इन एंड आउट जो आता भी है और जाता भी है, सर वो कौन सा होता है? टाइडल वॉल्यूम होता है। कहते हैं सामान्य श्वास प्रश्वास जो चलता है मनुष्य का, आता है श्वास और अंदर जाता है और बाहर आता है, तो वो श्वास लगभग 500 ml के आसपास जो है हर व्यक्ति श्वास को छोड़ता भी है और लेता भी है सामान्य श्वसन के दौरान। तो ये हमारा उत्तर होगा। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? वो वॉल्यूम होती है रेजिडुअल वॉल्यूम जो हम श्वास कभी छोड़ ही नहीं पाते हैं। ऐसी वॉल्यूम, ऐसा श्वास जो लंग्स में हमेशा बना रहता है, वो कभी हमारा निकलता नहीं है। श्वास लंग्स की शेप बनाने के लिए वो श्वास हमारा जरूरी होता है। जिन्होंने एनाटॉमी पढ़ी है अच्छे से उन लोगों को इस बात का पता होगा। ये लगभग हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है 1100 से 1200 ml के आसपास होता है। 1100 से 1200 ml के आसपास होता है। फिर वॉल्यूम्स जो होता है, वॉल्यूम्स को जोड़ करके, डिफरेंट वॉल्यूम्स को जोड़ करके हम क्या बनाते हैं? एक कैपेसिटी बनाते होते हैं। कैपेसिटी जो होती है डिफरेंट वॉल्यूम्स को जोड़ करके बनती है। तो वाइटल कैपेसिटी होती है और लंग कैपेसिटी होती है। अगर हम वाइटल कैपेसिटी की बात करें तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है हमारी? टाइडल वॉल्यूम को आप जोड़ दीजिए और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दीजिए, प्लस में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दीजिए, तब जाकर के जो आपकी कैपेसिटी आएगी उस कैपेसिटी को आप क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। कल को प्रश्न आ सकता है। ये लगभग 3500 से 4500 ml के आसपास होती है। एनाटॉमी आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी इन चीजों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। अदरवाइज अभी जो है अगर नहीं पढ़ रखा है तो ये चीजें शायद हो सकता है आपको समझ में न आए। नेक्स्ट बात करते हैं लंग कैपेसिटी की। तो लंग कैपेसिटी मतलब फेफड़ों की क्षमता। तो लंग कैपेसिटी का मतलब यह है कि फेफड़े में ज्यादा से ज्यादा हम कितनी हवा भर सकते हैं, कितनी आ सकती है उसके अंदर। तो उसकी बात करें तो टोटल लंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं टीएलसी बोल देते हैं, यहां पर ओनली लंग कैपेसिटी लिखा गया है। तो उसमें जो वॉल्यूम कौन कौन से होते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, प्लस में टाइडल वॉल्यूम आ जाता है, प्लस में ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाता है, प्लस में आपका रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाता है। ये सारी की सारी लंग्स में एक बार में आ सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, जो कि लगभग 5 लीटर से 6 लीटर के आसपास होती है। इसको कहें तो 5000 ml से लेकर के 6000 ml के आसपास हो सकती है ये कैपेसिटी, लंग कैपेसिटी टीएलसी। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है सर क्या हुआ? टाइडल वॉल्यूम हुआ। परंतु चूंकि हमें जो है पेपर को डेप्थ में एनालिसिस करना होता है तो एक एक चीज जो ऑप्शन में भी आई है उसके बारे में भी गहराई से पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर एग्जाम में वहां से प्रश्न बन सकता है। अब आप लोग अगर नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप जो है इन ऑप्शनों के अलावा भी जो वॉल्यूम या कैपेसिटी जो होती है उनको डेप्थ में स्टडी करें। वो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए या उससे नेक्स्ट एग्जाम में से आपसे पूछ लिया जाए, तो उन चीजों को जरूर अध्ययन करना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 5534 मींस 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा इस पार्ट का। श्रुति शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये सामान्य सा प्रश्न है। श्रुति शब्द सर केवल वेदों के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि वेद जो है ईश्वर की वाणी है, ईश्वर की वाणी है, वेदों को कहा जाता है। और इन्हें अपौरुषेय कहा गया, अपौरुषेय कहा गया कि ये किसी पुरुष की रचना नहीं है, ईश्वर की वाणी है। और इनको जो है एक गुरु जो होता है कहता, क्योंकि ईश्वर से सीधा ऋषियों ने सुनी और उन ऋषियों ने फिर अपने शिष्यों को सुनाई और फिर उन शिष्यों ने एज ए गुरु अपने शिष्यों को सुनाई। ऐसे ऐसे सुनने मात्र से जो आगे बढ़ी, मींस श्रुति परंपरा के जो ग्रंथ है सर उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेद कहते हैं। ये सुनने मात्र से जो आगे बढ़े, बाद में इनको लिपिबद्ध किया गया टेक्स्ट के रूप में जो आज हम देखते हैं वेदों को। तो प्रारंभ में सर जो वेद थे वो क्या थे? हमारे श्रुति परंपरा के अंतर्गत शामिल थे, मतलब उन्हीं के थ्रू जो है आगे बढ़ते सुनने मात्र से। तो वेदों को जो है श्रुति भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 वेद हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बात की जाए पुराणों की, तो पुराण किसने लिखे थे? पुराण जो है वेद व्यास जी ने लिखे थे, वेद व्यास जी ने लिखे थे।
भगवत गीता की बात की जाए तो भगवत गीता सर श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी का संवाद है, जिसमें 700 श्लोक हैं और यह महाभारत का एक अंग है, महाभारत का एक अंग है, जिसकी रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने की थी। और याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में आप सभी जानते हैं, नाम से प्रतीत हो रहा है याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित है सर। ओके, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16 नंबर प्रश्न। अक्सर ये प्रश्न दोस्तों पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। अगर आप 3 से 4 साल के एग्जाम उठा करके देखेंगे पीछे के, तो लगभग सूची मिलान करने के लिए ये प्रश्न हमेशा ही पूछा जा रहा है। एटलीस्ट 4 से 5 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का अगर उत्तर हम देखें, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो हमें जो है पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें सही है। जैसे बात की जाए सबसे पहले श्यामाचरण लाहिड़ी जी की, तो इसके बारे में श्यामाचरण लाहिड़ी जी जो है सर किसके प्रदाता हैं? क्रिया योग के देने वाले हैं। महर्षि दयानंद जी की बात की जाए तो आर्य समाज से जो संबंधित लोग हैं उन्हें पता होगा कि उपासना करते होते संध्या उपासना या जो प्रातः काल में उपासना करते हैं, उपासना योग जो है महर्षि दयानंद जी ने दिया था। श्री अरविंद जी की बात करें तो अरविंद जी कहते हैं कि मनुष्य जो है समग्र बन सकता है, मतलब पूर्णता को प्राप्त होता है धीरे धीरे जाकर के, कहते उसकी ऊंचाइयां बहुत ज्यादा है। तो पूर्ण योग की कल्पना किसने की थी? श्री अरविंद जी ने की थी। श्री रमण की बात करें तो ये ज्ञान योग के समर्थक कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से ए का जहां पर भी 2 है और बी का जहां पर भी 3 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 2 और बी का 3 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सर हमारा बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। तो ये आपको नोट कर लेना, इस प्रश्न को हो सके तो रट लीजिए, किस ऋषि ने कौन सा योग दिया था। यह आपका काफी बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें जो हमारा 17 नंबर प्रश्न है, 5606 इसके आईडी है। यहां पर भी सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो सिंपल सा है कि अभ्यास और शरीर के अंग, मतलब कौन सा अभ्यास किस अंग से संबंधित है, इस प्रकार से पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो यहां पर जालंधर बंद जो है, जालंधर बंद कहां से संबंधित होता है? कंठ से संबंधित होता है। उद्यान बंद की बात की जाए तो उद्यान बंद हमारा पेट से संबंधित होता है। जीवा बंद की बात की जाए तो जीवा जो होती है सर जीभ और तालू से, मतलब जीवा जो होती है बैंड करके हम तालू में लगा देते हैं उसको जीवा बंद बोल देते हैं। मूल बंद की बात की जाए तो एनएस से संबंधित है, जो कि कटी स्थान और गुदा द्वार के आसपास का स्थान बताएगा। किसी किसी ग्रंथ में कटी स्थान के आसपास, कमर के आसपास, थोड़ा ऊपर की तरफ, या फिर गुदा द्वार के आसपास उसका स्थान माना जाता है मूल बंद का। तो इस प्रकार से आपका उत्तर राइट क्या होगा सर? जहां पर भी सी का 4 लगा लीजिए, इनमें से कोई भी एक चूज कर लीजिए जिसका राइट आंसर सी का 4 है जैसे। तो इस प्रश्न का इस प्रकार से राइट आंसर अगर हम ढूंढे तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट होगा। सिंपल सा प्रश्न है, कॉमन सेंस का प्रश्न है आपका। नेक्स्ट है इस प्रश्न पत्र का 18वां क्वेश्चन जो कि 5538 के रूप में पूछा गया है आपसे। भगवत गीता के अनुसार सही क्रम के विकल्प को चुनिए। तो भगवत गीता में एक श्लोक बहुत फेमस है जिसको साइकोलॉजी का आधार माना जाता है। कहते हैं कि भगवत गीता में सारी की सारी साइकोलॉजी का एक सार दिया हुआ है, सारांश, जो कि दूसरे अध्याय से 62 और 63 नंबर 2 श्लोक है, वहां से ये प्रश्न पूछा गया। ये भी 2 से 3 बार प्रश्न आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर श्लोक अगर आपने देखे होंगे 62वां और 63वां दूसरे अध्याय में, तो ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते काम है कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध से सम्मोह होता है, इसको नोट करेंगे क्योंकि यही हमारा प्रश्न का आधार है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह होता है क्रोध से। सम्मोहाद स्मृति विभ्रम है, सम्मोह से स्मृति नाश, विभ्रम मतलब स्मृति नाश हो जाता है। स्मृति नाश होने से स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश हो, स्मृति नाश होने से बुद्धि नाश हो जाएगा, बुद्धि नाश होगा। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि नाश से प्रणश्यति मतलब एक तरह से मृत्यु हो जाती है, एक साधक का अंत हो जाता है कहते हैं, है ना, मनुष्य का। तो इस प्रकार से ये क्रम दिया हुआ है। तो क्रोध जहां पर पहले है फिर उसके बाद में सम्मोह होना चाहिए, क्रोध सम्मोह और उसके बाद में स्मृति विभ्रम और फिर बुद्धि नाश। ये जो दिया गया है आपको ये क्रम सेम है। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्रोध सम्मोह स्मृति विभ्रम और बुद्धिनाश कहां से लिया गया है? दूसरे अध्याय का 63वां जो श्लोक है वो इस प्रश्न का जो है आधार है। उस श्लोक को आधार मान करके प्रश्न डेवलप किया गया है। 62वां और 63वां दोनों श्लोक इंपॉर्टेंट है, दोनों से आपसे 2 से 3 बार प्रश्न आ चुके हैं, तो आप इसको नोट जरूर करेंगे सर। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न फिर से आपका नाद बिंदु उपनिषद में 12वीं मात्रा को क्या कहा गया, ये प्रश्न आया है जिसको हमने अभी डेप्थ में स्टडी किया था शुरुआत में। तो 5541 19वां प्रश्न है, नाद बिंदु उपनिषद में 12वीं मात्रा को क्या कहा गया? 12वीं मात्रा सर ब्राह्मी मात्रा कहलाई थी। और बात की जाए धृति की तो धृति हमारी 10वीं मात्रा थी। घोषणी की बात की जाए तो ये हमारी पहली मात्रा थी।
और वायु वेगनी की बात करें तो वायु वेगनी कौन से नंबर की थी? 4 नंबर की मात्रा थी। तो देखिए 12 मात्राओं में से 2 प्रश्न बन चुके हैं और ऐसा ही सेम 2020 में भी 2 प्रश्न बने थे नाद बिंदु की मात्राओं से, ओंकार की मात्राओं से नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार। तो ये इंपॉर्टेंट है काफी, इनको आप नोट करके रखेंगे, 12 की 12 मात्राओं को कंठस्थ कर लीजिए। उनके रिजल्ट क्या आते हैं, उनके परिणाम भी कुछ बताए गए हैं उपनिषद में, वो भी आप जरूर कंठस्थ कर लें। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है ब्राह्मी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, जो कि 5562 हमारी आईडी है। एक्रोमीगेली एक विकृति है जो किसके अतिस्राव के कारण होती है? तो एक्रोमीगेली एक ऐसी डिजीज है जिसमें शरीर हमारा लंबाई में न बढ़ करके चौड़ाई में बढ़ने लगता है, मुंह चौड़ा हो जाता है, हाथ चौड़े हो जाते हैं, जैसे खली का शरीर है इस प्रकार से चौड़ाई में बढ़ने लगता है शरीर हमारा, हाथ पैर चौड़े चौड़े होने लग जाते हैं। तो एक्रोमीगेली में क्या होता है सर, ये किसके कारण होता है? हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में एक हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसको हम सोमेटोस्टेटिन या फिर ग्रोथ हार्मोन नाम देते होते हैं, जीटीएच नाम देते हैं, या ग्रोथ हार्मोन जिसको हम बोलते होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, उसके ज्यादा सिक्रेशन से ये होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इस प्रश्न का राइट होगा, जो कि हमारा किससे सीक्रेट हुआ? पिट्यूटरी ग्लैंड के कारण सिक्रेशन हुआ। ग्रोथ हार्मोन जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात की जाए वैसोप्रेसिन की, तो वैसोप्रेसिन किससे रिलेटेड है? हमारे पिट्यूटरी से ये सीक्रेट होता है, परंतु ये यूरिनेशन को कंट्रोल करता है। एड्रिनल लाइन की बात की जाए तो ये एड्रिनल लाइन एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है वहां से सीक्रेट होता है। कैल्शियम की बात की जाए तो कैल्शियम कोई भी हार्मोन नहीं है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और यहीं पर हमारा पार्ट 2 संपन्न होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करके जाए ताकि हम आगे और वीडियो लेकर के आए। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद।